हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज आप सबकी डिमांड पर, आज आप सबकी गुजारिश पर मैं आपके सामने इंग्लिश से रिलेटेड एक टॉपिक लाया हूं, क्योंकि रोज़ की बुनियाद पर जो है हर लेक्चर के नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप जो है इंग्लिश की तरफ आएँ, इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है। तो आज मैंने सोचा कि आपके लिए इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने रखूं। और इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं चंद एक चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। अगर आपने वो चीज़ें जो है समझ ली तो आपके लिए ये जो टॉपिक है ये बड़ा आसान होने वाला है। ठीक है, ये बेस करता है, ये टॉपिक बेस करता है, इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं वो कम्प्लीटली बेस करते हैं कि हम टॉपिक को किस तरह से समझते हैं। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया तो आपको इस तरह के अगर हज़ारों क्वेश्चन जो हैं वो आपके डिफरेंट एग्जाम्स में आएंगे तो आप उसको चुटकियों में जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको जो है कॉम्प्रिहेंड कर कर उसको सही तरीके से उसका जवाब दे सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, जो सेंटेंस कंप्लीशन जो एक टॉपिक है ये आपसे मांगता है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी भी आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इस टॉपिक पर जो है वो अबूर हासिल करेंगे। यानी प्रैक्टिस से जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक के अंदर जो है वो अपने आप को एक कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो लोगों से जो है compete कर सकेंगे। अब प्रैक्टिस के लिए अब आप लोग समझेंगे कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस आप डिफरेंट बुक्स से भी कर सकते हैं या ऑनलाइन जो है आप गूगल पर लिखें सेंटेंस कंप्लीशन। तो पहले आपने टॉपिक को समझना है, जो आज मैं समझाऊंगा वो आप एक दफ़ा समझ लें। और जब आपको वो चीज़ समझ आ जाए तो आप उसकी डेली डेली बेसिस पर आप जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो सेंटेंस कंप्लीशन आपके लिए एक हलवा बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो ज़्यादातर हम ये गलती करते हैं, हम जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। हम यही नहीं जो है समझते कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, जो ब्लैंक्स पर्टिकुलरली हमसे पूछे हुए हैं तो वो हमसे डिमांड क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस हवाले से मैं आपको आज पढ़ाऊँगा कि सेंटेंस कंप्लीशन फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है। तो फर्स्ट, सेंटेंस कंप्लीशन इज़ अ कॉमन टेस्ट आइटम इन मोस्ट competitive एग्जाम्स। आपने देखा होगा कि बहुत से जितने भी competitive एग्जामिनेशंस आते हैं, चाहे वो स्कूल टेस्ट हो, चाहे यूनिवर्सिटी का टेस्ट, एडमिशन टेस्ट हो, या आपका जो है जॉब से रेलिवेंट आपके जितने मर्जी टेस्ट हों, उसमें जो है आपसे ये पूछा जाता है। और न सिर्फ ये जो है गवर्नमेंट जॉब्स में ये पूछा जाता है, आजकल जो है हमारे डिफरेंट जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी जब हमारा कोई टेस्ट लिया जाता है तो उसमें भी हमें सेंटेंस कंप्लीशन पूछी जाती है। और सेंटेंस कंप्लीशन जो है वो पूछने का मकसद ये होता है कि आपको आया जो है आप कितना जो है वो एनालिटिकली सोचते हैं, कितना जो है आप सही तरीके से सोचते हैं, आया आप जो है खुद से चीज़ें अखज़ नहीं कर लेते कि आप इस सेंटेंस को सही तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो मोस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या इवन आप देखते होंगे कि एडमिशन टेस्ट में, यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के लिए अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी जो आपसे एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा उसमें से भी 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो सेंटेंस कंप्लीशन से रेलिवेंट होते हैं। अब सेंटेंस कंप्लीशन को अगर आप एक दफ़ा समझ गए तो ये आपके लिए बहुत ही आसान चीज़ होने वाली है। अ सेंटेंस कंटेन्स 1 और 2 ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें आप काफ़ी क्वेश्चंस में देखते हैं कि 1 ब्लैंक आपसे पूछा जाता है और काफ़ी जगह पर जो है 2 ब्लैंक्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। और अगर आप मुझसे पूछें कि 2 ब्लैंक्स जहाँ पर आ जाते हैं वो ज़्यादातर आपके लिए ज़्यादा मजीद जो है उसका आंसर करना आसान हो जाता है, बशर्ते कि 1 ब्लैंक के। अब काफ़ी लोग सोचते होंगे कि ये कैसे, तो ये मैं आपको आगे क्वेश्चन में चलकर जो है वो बताऊंगा। टू बी फिल्ड इन यूजिंग दी चॉइसेस, चॉइसेस आपके पास गिवन होंगी, 4 चॉइसेस होंगी। ठीक है, दीज क्वेश्चन टेस्ट योर वोकेबलरी। सबसे पहले जो है ये आपकी वोकेबलरी चेक करती है कि आपको इंग्लिश के जो अल्फाज हैं वो कितने अच्छे तरीके से जो है आपको वो आते हैं। दूसरी चीज़ ये जो है नॉलेज चेक करती है आपका। ठीक है, यानी आपके पास नॉलेज कितनी है। ऑफ फाइनर डिस्टिंक्शन अमंग वर्ड्स, यानी आप जो वर्ड्स दिए होते हैं उनमें आप किस तरह से उनमें जो है वो डिस्टिंक्शंस जो है वो कर सकते हैं, यानी आप उनको देख सकते हैं कि वर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है। अ गुड वोकैबुलरी कैन बी ग्रेट हेल्प हेयर, यानी अगर जिस बंदे की वोकैबुलरी यहाँ पर अच्छी होगी तो वो इसमें बड़े अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकता है इस टेस्ट को। बट यू कैन यूज मेनी स्ट्रेटजीज। अब ये देखें, अब जिसकी अब यहाँ पर काफ़ी लोगों ने ये सुनकर कह दिया होगा कि सर हमारी तो वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए जो है एक और चीज़ बताता चलूँ
कि यू कैन यूज मैनी स्ट्रेटजीज। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजीज भी जो है वो मौजूद हैं, ठीक है, फॉर दीज क्वेश्चंस इवन विदाउट नोइंग ऑल दी चॉइसेस, ठीक है। अब सपोज आपको जो है एक लफ्जों की जो है वोकेबलरी सही तरीके से नहीं आ रही, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करने की कुछ स्ट्रेटजीज हैं, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप गौर से सुनेंगे। ये लेक्चर तो छोटा है, लेकिन अगर आपने ये लेक्चर समझ लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप सेंटेंस कंप्लीशन जो है वो किसी भी एग्जाम्स में जब आप बैठेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल ही आसान होने वाली है। अच्छा, अब स्ट्रेटजीज फॉर सेंटेंस कंप्लीशन को हम देखते हैं एक एक करके कि क्या वो स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। रीड द सेंटेंस। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो हमारे पास सेंटेंस दिया गया है, आपको सेंटेंस दिया गया है उसको रीड करें, ठीक है, थारोली रीड करें। एक बार रीड करें, दो बार रीड करें, तीन बार रीड करें। अगर दो दफा समझ नहीं आता, तीन दफा उसको रीड करें। जब आप सेंटेंस रीड करेंगे तो आपको जो है आपका दिमाग खुलेगा, आपको चीज़ों का पता लगना लग जाएगा, आपको जो सेंटेंस की है वो समझ आने लग जाएगी। अब वो देखें ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। यूज द सेंटेंस क्लूज बाय रीडिंग द सेंटेंस थारोली। अब मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस को आपने थारोली पढ़ना है, एक दफ़ा पढ़ना है, दो दफ़ा पढ़ना है, तीसरी दफ़ा जब आप पढ़ेंगे सेंटेंस में को, आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो है उसके आंसर जो है वो गर्दिश करना शुरू कर देंगे, यानी वो आपको पता लगने लग जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। टू थिंग्स मेक अ क्वेश्चन डिफिकल्ट। दो चीजें जो हैं वो क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बना देती हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पर इस्तेमाल हुए हुए हैं, सपोज बहुत ही मुश्किल वोकैबुलरी इस्तेमाल हुई हुई है, तो ये चीज़ जो है वो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देती है। और दूसरी चीज़ क्या डिफिकल्ट बनाती है कि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपको दिया गया है उस सेंटेंस में, वो कुछ ऐसा अजीब सा दिया हुआ है कि वो नहीं समझ आता। तो ये दो चीज़ें जो हैं उस सेंटेंस को मुश्किल बना देती हैं। इफ यू कैन नॉट डिसेक्ट अ सेंटेंस टू फिगर आउट व्हाट फिट्स बेस्ट, यू कैन नॉट क्रैक द क्वेश्चन, तो यू नो द वर्ड मीनिंग। अगर आपने जो वर्ड्स हैं, सपोज आपको वोकैबुलरी भी आ रही है, लेकिन अगर आप उस सेंटेंस को नहीं समझ सके, आप उस सेंटेंस को फिगर आउट नहीं कर सके कि क्या चीज इसमें फिट आती है, तो तब भी अगर आपके पास वोकैबुलरी भी है लेकिन तब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, उस सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि आपको सेंटेंस को समझना होगा, आपको वर्ड्स के साथ साथ वोकैबुलरी के साथ साथ वर्ड्स को समझना होगा। अगर आपकी वोकैबुलरी वीक है और सेंटेंस को आप समझते हैं तो आप, मैं ये कहता हूँ कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप 70% जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वी नीड टू प्रॉपरली टेक अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी। जो है इसके साथ साथ जो है हमें अपनी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव करनी चाहिए। और मैंने आपको बहुत दफ़ा लाइव चैट्स में मैं आया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारी वोकैबुलरी जो है वो एक ही तरीके से जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि हम डेली बेसिस पर अपने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, डॉन आता है, ट्रिब्यून आता है, द न्यूज़ आता है, हम डेली बेसिस पर जो है अपनी रीडिंग बढ़ाएं, अपनी जनरल बुक्स पढ़ें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होगी। इसके हवाले से मैं अपने एक दफ़ा दो दफ़ा लाइव भी आया हूँ तो आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो हिंट्स क्या होती हैं। द हिंट्स इंडिकेट व्हाट शुड इनटू द ब्लैंक फॉर द सेंटेंस टू मेक सेंस, ठीक है। अब उसी सेंटेंस के अंदर आपको हिंट्स क्या मिलती हैं, हिंट्स ये मिलती हैं कि आपको कुछ ना कुछ आपको आपको किसी चीज़ की तरफ इशारा किया होगा, ठीक है। वो आगे मैं आपको सेंटेंस में भी समझाऊंगा। हेयर्स द टेस्ट टू लोकेट द राइट हिंट। If you change the hint, the choice in the blank must be changed. Often you can use the hint by putting the word or phrase into the blank itself. अब सपोज ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, ये देखिए ये मैं आपको समझाने लगा हूँ, इसको गौर से सुनिएगा कैंडिडेट्स। अगर ये आप समझ गए तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सपोज एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब आपको अब आपने क्या करना है, अब मेक सेंस बनाना है, उस सेंटेंस का सेंस बनाना है। तो आप क्या करेंगे, उस ब्लैंक्स में जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसको बारी बारी पुट करके देखें, और उन चार ऑप्शंस में जो बेस्ट फिट करेगा उसमें, तो आपके लिए आपको पता लग जाएगा कि ये आंसर है। सपोज एक सेंटेंस है, नीचे चार ऑप्शंस हैं। अब एक एक ब्लैंक को जो है, एक एक ब्लैंक को, एक एक चार चॉइसेस को अलग अलग कर कर उस सेंटेंस में पुट करें और उसको थारोली पढ़ें। जब जब कोई सेंटेंस कोई सेंस बनाने लगेगा तो आपका जो है आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है, आप सबको दे रहा हूँ कि सबसे पहले हमने क्या बताया, रीड द सेंटेंस। आपने सेंटेंस को 2 से 3 बार पढ़ना है ताकि आप उसको अंदाजा हो जाए। दूसरा जो है हिंट्स उसकी ये होंगी कि आप जो है बारी बारी जो है जो ऑप्शंस हैं उसको बारी बारी उस सेंटेंस के अंदर पुट करेंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। तीसरी है स्ट्रक्चर वर्ड्स। लुक फॉर वर्ड्स बट लाइक रादर ऑल्दो हाउएवर एंड वाइल बट देयरफॉर,
ठीक है, ये लफ्ज़ हैं, ये देखेंगे आप, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुए हुए होते हैं जब आपका सेंटेंस जो है वो दिया होता है, तो उसमें ये लफ्ज़ जो हैं लाइक, बट, रादर, ऑल्दो, हाउएवर एंड व्हाइल, बट, देयरफॉर, ये यूज़ हुए हुए होते हैं। दे रिवील द सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड द हिंट ब्लैंक रिलेशनशिप। They tell you what kind of words to look for as they change thought process in the sentence. Suppose आपको जो सेंटेंस गिवन है उसमें जो है आगे कोई ऐसी बात की हुई है जहां पर however यूज हो रहा है। however से मुराद है कि उस सेंटेंस में सपोज although यूज होगा तो आपको नेक्स्ट सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होगा उसका अंदाजा हो जाएगा कि सेंटेंस आपको लेके कहाँ जा रहा है, ठीक है, उसकी मीनिंग कहाँ पर आपको लेके जा रही है। तो लाइक, बट, रादर, ऑल्दो, हाउएवर एंड व्हाइल एंड बट, देयरफॉर जहां पर ये लफ्ज आ जाएंगे तो सेंटेंस की जो मीनिंग है वो आपको ज्यादातर समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इन क्वेश्चन पर जो है आपने इन वर्ड्स पर आपने ध्यान देना है जब भी ये सेंटेंस में यूज होंगे। देयरफॉर, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट बताते हैं। अब कॉज एंड इफेक्ट क्या होते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, स्ट्रेटजीज फॉर सेंटेंस कंप्लीशन, अब विजुअलाइजेशन भी है। अब आप विजुअलाइज करेंगे, एक सेंटेंस बना लिया आपने, विजुअलाइज करेंगे कि आया ये सेंटेंस बनता है या नहीं। बिफोर यू गो टू द चॉइसेस, थिंक ऑफ द पॉसिबल वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स, इट विल सेव यू फ्रॉम रॉन्ग चॉइसेस। ठीक है, पहले विजुअलाइज करें, सेंटेंस को पढ़ें, उस वर्ड्स को पुट करें, जैसा कि मैंने आपको हिंट्स में बताया कि वो वन बाय वन जो है आपके जो चार ऑप्शन हैं उनको पुट करें कि इसमें सेंटेंस ये ब्लैंक्स में आप उसको पुट करें, उसको पढ़ें, तो विजुलाइज करें आया ये सवाल सही है या गलत है, तो उससे भी आपको काफी मदद मिलेगी। इफ यू नो रफली द काइंड ऑफ वर्ड्स नीडेड, द एलिमिनेशन इज मच इजियर। द वर्ड्स यू विजुलाइज डजंट हैव टू बी फैंसी, अ जनरल आइडिया इज फाइन। ठीक है, तो आपने अगर ये चीजें करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होंगी आपके लिए। दिस इज बेटर देन ट्राइंग आउट द चॉइसेस टू फाइंड आउट व्हाट साउंड्स गुड, इट्स फास्टर एंड लेस प्रोन टू एरर्स। ठीक है, इससे आपके जो एरर्स के होने की चांसेस हैं, गलत जवाब होने के जो चांसेस हैं वो माइनर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजीज अगर आप अपनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीशंस। ठीक है, अब डिफरेंट किस्म की जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन आपको एग्जाम में दी जाती है, हर किस्म के एग्जाम्स में आपको दी जाती है। उसमें अब कुछ टाइप्स होती हैं, वो टाइप्स क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं। कंपैरिजन किया होता है, दो चीजों का कंपैरिजन किया होता है। सपोज दिस मोबाइल इज बेटर देन व्हाट, दिस मोबाइल इज बेटर देन डैश दैट वन। ठीक है, इस तरह से मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से कंपैरिजन किया होता है दो चीजों के दरमियान, दो इंसानों के दरमियान, या कोई भी दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन किया होता है, और उस कंपैरिजन के दरमियान में आपको जो है वो आंसर करना होता है, ब्लैंक्स के उठा के आपने सही जो है वो ब्लैंक लगाना होता है उसमें। ठीक है, सेकंड इसमें चीज आती है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट जो होता है वो मतलब एक चीज अगर आपको बयान की जाती है तो उसका कंट्रास्ट जो है वो दूसरे सेंटेंस पर पड़ रहा होता है, और उसी को आपको मद्देनजर रखते हुए आपने ऑप्शंस में से वो वर्ड्स उठाकर वहां पर पुट करना होता है, और उस वर्ड उस सेंटेंस का जो है वो मीनिंग स्ट्रक्चर सही बनाना होता है। तीसरा होता है कॉज एंड इफेक्ट, यानी एक चीज हो गई उसका इफेक्ट क्या होगा दूसरी चीज पर। दो सेंटेंसेस होते हैं, एक चीज का इफेक्ट बताना होता है दूसरी चीज पर। ठीक है, तो ये तीन जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें चीजें आती हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा आती हैं, लेकिन जो तीन चीजें आपने याद रखनी है कि तीन चीजों के जो टाइप्स हैं, ये क्वेश्चन जो है सेंटेंस कंप्लीशन में आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके साथ साथ कि इसको प्रैक्टिकल में हम किस तरह से देख सकते हैं। यहाँ तक चीजें आपको, अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको यहाँ तक ये चीजें समझ आ गई हैं और बेहतरीन समझ आ गई हैं तो यकीन कीजिएगा आपके लिए टॉपिक बड़ा ही आसान हो जाएगा। हर एग्जाम्स में, मैं सिर्फ एफआईए की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा, इवन आपका जो एफपीएससी का टेस्ट होता है, पीपीएससी में जो इंग्लिश आती है, तो हर इंग्लिश के एग्जाम में आप इसको अच्छे तरीके से जो है इस एग्जाम्स को पास कर सकते हैं। अब देखते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉज एंड इफेक्ट सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन। अब ये जो है कॉज एंड इफेक्ट का मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए निकाला था, अब इसको गौर से पढ़िएगा। ठीक है, आफ्टर अ ब्रीफ एंड वायलेंट पेश दैट आउस्टेड द प्रेसिडेंट, जनरल मोनसेंटो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द डिक्टेटर ऑफ द कंट्री। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट बनाया हुआ है, यानी पहले क्वेश्चन में जो है कॉज बताया हुआ है, आफ्टर अ ब्रीफ एंड वायलेंट, ये जो सेंटेंस आपको बता रहा है ये कॉज बता रहा है कि किस कॉज की वजह से क्या हुआ, इस कॉज की वजह से क्या हुआ, आउस्टेड प्रेसिडेंट हो गया, यानी प्रेसिडेंट जो है वो आउट, यानी उसको निकाल दिया गया। जनरल मोन्टेन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द डिक्टेटर ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब कॉज क्या हुआ, आफ्टर अ ब्रीफ एंड वायलेंट, वायलेंट जो है एक वाकया हुआ, बहुत ज्यादा जो है वो डीप वाकया हुआ, उससे क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जो है वो अपनी सदारत खो बैठा, और जनरल मोनास्टो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इन द डिक्टेटर ऑफ द कंट्री। अब आप नीचे ऑप्शंस देख रहे होंगे, नुआंस, स्कोप,
सोलिसिटेशन, अपग्रेडिंग या लेमेंट। ठीक है, तो आप अब अंदाजा लगा लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कोप। कोप आपको पता है कि एक फौज के अंदर जो है एक क्या होता है, एक यूं समझ लें कि कभी भी कोई अगर हमला कर रहा है, यानी हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक आफ्टर अ ब्रीफ वायलेंट एंड कोप, जो फौज का एक टर्म होता है जिस पर वो एक जमहूरी हुकूमत को गिराती है, यानी अपनी ताकत से। ठीक है, तो यहाँ से आपको अंदाजा हो गया होगा। आगे भी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, द आंसर चॉइस इज बी, अ कोप इज अ सडन एंड डिसाइसिव चेंज ऑफ लीडरशिप। ठीक है, डिसाइसिव चेंज क्या होता है कि आप फोर्सफुली किसी को निकालते हैं, गवर्नमेंट से निकालते हैं, इलीगली बाय अ फोर्स, अ टेक ओवर। व्हाट द कॉज, लेट द जनरल टू डिक्लेयर हिमसेल्फ अ डिक्टेटर। अब देखें क्या हुआ, उसका कॉज क्या हुआ कि प्रेसिडेंट चला गया और प्रेसिडेंट की जगह जनरल मोन्सेंटो जो है उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। स्टेवन इज ऑलवेज डेश अबाउट शोइंग अप फॉर वर्क बिकॉज ही फील्स दैट tardiness is a sign of irresponsibility. लेजिबल, टॉलरेबल, पंक्चुअल, लिटरल या बेलिग्रेंट। ठीक है, अब स्टेवन क्या करता था, हमेशा क्या करता था, डेश अबाउट शोइंग अप फॉर वर्क बिकॉज ही फील्स दैट टायर्डनेस इज अ साइन ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी। अब टायर्डनेस हम इंसान कब शो करता है, अब यहाँ पर देखिएगा सिर्फ। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। टायर्डनेस यानी सुस्ती कब इंसान जो है वो शो करता है, जब वो किसी चीज में पंक्चुअल ना हो। ठीक है, जब वो किसी चीज में क्या ना हो, पंक्चुअल ना हो, वो कंसिस्टेंसी से वो कोई चीज ना कर रहा हो। तो अब आपको अंदाजा होगा, स्टेवन इज ऑलवेज डिश अबाउट शोइंग अप फॉर वर्क बिकॉज ही फील्स टाइम। अब वो क्या सोचता है कि थकावट और सुस्ती जो है वो किस चीज की साइन है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की साइन है। तो ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं, लेजिबल, टॉलरेबल, पंक्चुअल, लिटरल या बेलिग्रेंट। तो यहाँ पर आपके सामने जो है इस आपको इस सेंटेंस को समझने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पर कौन सा लफ्ज जो है वो पुट अप किया जाना चाहिए, तो पंक्चुअल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान होते हैं अगर आप जो है वो सेंटेंस को सही तरीके से पढ़ें। सेंटेंस को जो है आपने ज्यादातर जो है वो 2 से 3 बार पढ़ना है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो मैं आपके लिए लाया हूँ। मैरी बिकेम डेश एट टाइपिंग बिकॉज शी प्रैक्टिस्ड एवरी डे फॉर 6 मंथ्स। अब ये देखिए कॉज एंड इफेक्ट है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन है कि एक कॉज हो रहा है, अब क्या है, मेरी बिकेम, मेरी बन गई क्या, एट टाइपिंग। टाइपिंग, अब मैंने आपको बताया था पीछे अगर हम जाते हैं तो मैंने आपको बताया था जहां पर बिकॉज, हाउएवर, देयरफॉर यूज होगा तो वहां पर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब देना। उसकी वजह यह है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि नेक्स्ट हमें क्वेश्चन जो है वो क्या हिंट दे रहा है। अब मेरी बिकेम, मेरी बन गई व्हाट, डेश एट टाइपिंग। ठीक है, वो टाइपिंग में क्या बन गई, अब हमें देखना है कि क्या बन गई। बिकॉज शी प्रैक्टिस्ड एवरी डे फॉर 6 मंथ। जब इंसान ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करता है, जब इंसान क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करता है 6 महीने तक, तो वो क्या कर लेता है, उसके पास क्या चीज आ जाती है, प्रोफिशिएंट बन जाता है, रिफ्लेक्टिव बन जाता है, डोरमेंट बन जाता है, रिडंडेंट बन जाता है, या वेलिएंट बन जाता है। ठीक है, जब इंसान ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करता है तो वो क्या बन जाता है, आंसर कीजिएगा जवाब जल्दी से, शाबाश। तो प्रोफिशिएंट बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रोफिशिएंट बन जाता है। प्रोफिशिएंट हम कहते हैं किस चीज को, यानी जो बंदा जो है वो बड़े इफिशिएंटली या इफेक्टिवली काम करता हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चंस आए तो आप इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको जरूरी नहीं कि आपको वेलिएंट का भी मीनिंग पता होना चाहिए, रिडंडेंट का भी मीनिंग पता होना चाहिए, डोरमेंट का भी मीनिंग पता होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव का भी मतलब मीनिंग पता होना चाहिए। आपका जो है वो मसला सॉल्व हो गया जब आपने क्वेश्चन को समझ लिया। तो आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आपका मसला वहीं पर सॉल्व हो जाता है और आप उस ब्लैंक में वो चीज पुटअप कर देते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एवरी मेंबर ऑफ द टीम शोड डैश ऑन द मनी फॉर हिज परफॉर्मेंस। ठीक है, एक गेम हुआ, अब हर बंदे ने क्या किया, क्या शो किया, डैश शो किया फॉर मनी फॉर हिज डैश परफॉर्मेंस। अब यहां पर देखें दो हमारे पास ब्लैंक्स हैं, प्रेज एक्सेप्शनल, अप्रूवल यूनिक, इकोनॉमिकल एक्सेप्शनल, अप्रिसिएशन रिमार्केबल, नन ऑफ दीज। तो परफॉर्मेंस हमेशा क्या होती है, वो एक्सेप्शनल। अब ये क्वेश्चन को आप समझिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, हमेशा परफॉर्मेंस क्या होती है, परफॉर्मेंस को आप अपने दिमाग में रखिए कि परफॉर्मेंस हमेशा क्या होती है, एक्सेप्शनल होती है। तो हमें एक वर्ड्स तो मिल गया कि हमें
इस ब्लैंक के अंदर एक्सेप्शनल आएगा। ये चीज तो हमें मिल गई कि इस ब्लैंक के अंदर एक्सेप्शनल आ गया। अब देखें जो दूसरे ब्लैंक में जो एक्सेप्शनल है वो इन ऑप्शंस में 2 दफा यूज हो रहा है, ए में यूज हो रहा है और सी में यूज हो रहा है। तो अब प्रेज को जो है, प्रेज और इकोनॉमियम को दो जगह हम पुट अप करके देखते हैं। एवरी मेंबर ऑफ द टीम शोड डैश ऑन मनी फॉर हिज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। प्रेज ऑन मनी नो बनता ही नहीं है, ठीक है। इकोनॉमियम, इकोनॉमियम बनता है। इकोनॉमियम जो है हमारा, इकोनॉमियम और एक्सेप्शनल जो है हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको जो है क्या करना है, क्वेश्चन को आपने सही तरीके से समझना है। जिस जब आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आपके लिए ऑप्शंस बड़े आसान हो जाएंगे। अब हमने पहले स्टेज पर क्या किया, पहले स्टेज पर हमने देख लिया कि परफॉर्मेंस के साथ क्या वर्ड जो है वो यूज हो सकता है। जब हमें पता लग गया कि परफॉर्मेंस के साथ एक्सेप्शनल जो है वो यूज होता है, तो हमारे पास जो है हम एलिमिनेट किस किस आंसर को कर देंगे, रिमार्केबल जिसके आखिर में आएगा तो हम उसको भी जो है वो एलिमिनेट कर देंगे। यूनिक जिसके पास आ रहा होगा हम उसे भी जो है वो एलिमिनेट कर देंगे। और हम देखेंगे दो पर अपना जोर डालेंगे, फिर जो सा भी आंसर हमें समझ आया तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। सी। अब हम पढ़ते हैं, एवरी मेंबर ऑफ द टीम शोवर्ड इकोमियम ऑन मनी मुनी मुनी फॉर हिज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं और होपफुली ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। तो इसको गौर से देखिएगा। कार्तिक इज वेरी डैश ऑन मीटिंग फॉरेनर्स एंड बी फ्रेंडली देम, ठीक है। अब क्या होता है, कार्तिक क्या है, कार्तिक जो है बहुत ज्यादा क्या होता है, मीटिंग फॉरेनर्स एंड बी फ्रेंडिंग देम। बी फ्रेंडिंग देम जो होता है कि यानी उनके साथ जो है घुल मिल जाना। यानी जो कार्तिक है, कार्तिक क्या करता है, कार्तिक जो है वो बड़ा जो है वो मसरूफ अमल रहता है किस चीज पे, यानी वो लोगों से मिलना। यानी जो फॉरेनर्स होते हैं जो बाहरले मुल्क रहते हैं, ठीक है, उनसे ज्यादा मिलने में क्या होता है, वो befriending देम होता है। तो हमारे पास एंशियस, फाइंड, इंसिस्टेंट, कीन या नन ऑफ दीज। तो हम एक एक को पुट कप करके देते हैं। कार्तिक इज वेरी एंशियस ऑन मीटिंग फॉरेनर्स एंड befriending देम। तो आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन बन रहा है? नहीं। अब हम फाइंड लगा के देखते हैं। कार्तिक इज वेरी फाइंड ऑन मीटिंग, नहीं, जुमला नहीं बन रहा। कार्तिक इज इंसिस्टेंट ऑन मीटिंग फॉरेनर्स एंड befriending देम, नहीं बन रहा। कार्तिक इज वेरी कीन, ठीक है, वेरी कीन ऑन मीटिंग फॉरेनर्स एंड befriending देम। तो ऑप्शन इज कीन, राइट आंसर इज कीन। यानी कार्तिक जो है वो कीनली जो है वो मीट करता है, फॉरेनर से मिलता है। फॉरेनर से किस लिए मिलता है, फॉरेनर से मिलता है और उनके साथ जो है वो befriending देम यानी उनके साथ दोस्ती करता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और मैंने अपनी वो एफर्ट पुट की कि जो जिस तरह से आपको क्वेश्चन की जो है समझ आ जाए। और अगर आपको स्ट्रेटजीज समझ आ गई इस क्वेश्चन में तो आपके लिए चीज़ बड़ी ही आसान होने वाली है। अगर आपको स्ट्रेटजीज नहीं समझ आई तो आप जितना मर्जी इसको सॉल्व कर लें, जितने मर्जी क्वेश्चंस को देख लें, जब तक आपको कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजीज समझ नहीं आएंगी तो आप इस तरह के क्वेश्चन को, सेंटेंस कंप्लीशन को आप कभी भी जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि आप स्ट्रेटजीज को समझें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। और मैं ये नहीं कहता आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग ना करें, वोकैबुलरी तो आपने डेली बेसिस पर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है, चाहे टेस्ट हो या ना हो, लेकिन आपने अपनी जो वोकैबुलरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की काविश आपको हमारी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ कल तक, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।